डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वसीम सर इंस्पिरेशन, तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अपलोड होने वाले सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक प्रकार से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने मैटर यानी पदार्थ के बारे में जाना कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको पदार्थ की कैटेगरी में रखा गया है और वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको पदार्थ की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। वीडियो के अंत में हमने डिफ्यूज़न यानी विसरण के बारे में जाना था कि विसरण किस प्रकार होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसमें हम जानेंगे कि पदार्थ की जो डिफरेंट 3 कैटेगरीज़ हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में डिफ्यूजन किस प्रकार होता है, इनमें विसरण किस प्रकार होता है और वो कौन से कारक हैं जो इन तीनों अवस्थाओं में से तीनों अवस्थाओं पर या किसी एक अवस्था पर प्रभाव डालते हैं। तो ठीक, तो हम शुरू करते हैं पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से। सबसे पहले हम गैस की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है गैसों में विसरण, डिफ्यूजन इन गैसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस के जो अणु होते हैं इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। इसी वजह से जब भी गैस रिलीज होती है तो इसके अणु तीव्र गति से सभी दिशाओं में गति कर जाते हैं और काफ़ी दूर से भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। अच्छा, इसका दूसरा आप उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी बड़े कमरे में, हॉल में इत्र लगाया हुआ है कहीं पर, या इत्र की हम देखते हैं दूर से हमें स्मेल आ जाती है, किसी ने इत्र लगाया हुआ है, सेंट लगाया हुआ है, तो हमें दूर से उसकी स्मेल महसूस हो जाती है। वो क्यों होता है? वो भी गैसों में विसरण के कारण ही होता है, क्योंकि वायु में जो धूल कण और भी कण होते हैं काफ़ी सारे, वो उपस्थित रहते हैं। तो सुगंध यानी जो इत्र की खुशबू है उसके जो कण होते हैं वो उनके बीच के अंतराणविक स्थान में जाकर फिट हो जाते हैं, और वायु हम जानते हैं गतिशील है, सब तरफ जाती है, इसीलिए तेजी से उसके कण जो है हम तक पहुंच जाते हैं दूर से ही। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें अगरबत्ती का हम ले सकते हैं। घरों में हम अगरबत्ती जलाते हैं खुशबू के लिए, तो अगरबत्ती अगर हमने रूम के एक कॉर्नर में लगाई हुई है लेकिन दूर से ही हमें उसकी भी स्मेल आ जाती है, सेम रीज़न इसका भी है कि वायु के साथ उसके कण ट्रैवल करते हैं और हम तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह से हमारे घरों में जो यूज़ होने वाली गैस है, रसोई गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट पेट्रोलियम गैस, उसके अगर उसमें रिसाव हो रहा है वो भी गंध हमें काफ़ी दूर से आ जाती है और जल्दी से हम उसे चेक कर लेते हैं कि गैस लीक हो रही है। वो भी किस वजह से होता है? गैसों में विसरण के कारण। यही गुण है, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, वो है टेम्परेचर का रोल। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम जानेंगे कि इसमें और वो कौन से कारक हैं जिनका इनके पदार्थों के विसरण पर प्रभाव पड़ता है। तो एक कारण है टेम्परेचर, ताप, यानी जब हम इन पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी विसरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के अणु चार्ज हो जाते हैं और वो तेज़ी से गति करना शुरू कर देते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये इमेज आ रही है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गैसों में विसरण, डिफ्यूजन इन गैसेस। गैस के अणु तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं। यही कारण है कि इत्र की सुगंध, जलती हुई अगरबत्ती की गंध, रसोई गैस के रिसाव की गंध हमें दूर से ही पता चल जाती है। ये गैस के विसरण के कारण होता है, और जैसा अभी मैंने आपको ताप के बारे में बताया था, ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट है हमारा, द्रवों में विसरण, डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव के जो अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल गैसेस की अपेक्षा अधिक होता है। जब भी द्रव को हम एक जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो द्रवों में जो विसरण होता है, तो द्रव के जो कण हैं वो गैस की अपेक्षा धीमी गति से विसरित होते हैं।
क्योंकि द्रव के कणों का वेग गैस के कणों की अपेक्षा कम होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर एक जो इमेज आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें शो कर रहा है द्रवों में विसरण, डिफ्यूजन इन लिक्विड। द्रवों के कण गैस की अपेक्षा धीमी गति से विसरित होते। तो आइए जानते हैं कि द्रवों में विसरण की दर पर प्रभाव डालने वाले वो दो कारक कौन से हैं। देखिए इनमें पहला कारक होता है द्रवों का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और दूसरा होता है द्रवों का तापक्रम, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, द्रव की बात करते हैं, द्रवों के घनत्व की अगर बात करें, कई प्रकार के द्रव होते हैं। जैसे जल एक द्रव है, वनस्पति ऑयल वो भी द्रव है, जो खाने का तेल हम यूज़ करते हैं, जैतून का तेल है वो भी द्रव है, हेयर ऑयल वो भी द्रव है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें द्रव हैं, जैसे दूध वो भी द्रव है। ठीक है, लेकिन हम इसमें एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि जो द्रव, अलग अलग प्रकार के जो द्रव हैं, इनमें कुछ द्रव हमें काफ़ी गाढ़े लगते हैं, नज़र आते हैं, और कुछ इतने गाढ़े नहीं होते। तो वो क्यों होता है, अंतर क्यों है उनमें इतना? और उसमें अंतर जो है वो उनके घनत्व के कारण ही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी जल को अगर हम देखें तो काफ़ी पतला होता है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम वनस्पति ऑयल या मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो वो काफ़ी गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये अंतर उनमें होता है उनकी डेंसिटी की वजह से। तो ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए द्रवों का घनत्व। तो द्रवों का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड करता है, द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसकी विसरण दर उतनी ही कम होती है। ठीक है, इसको दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर शो कर रहा है, जल में इंक का विसरण, इंक यानी स्याही, उसका विसरण तीव्र गति से होता है, जबकि जल में शहद का विसरण अत्यंत धीमी गति से होता है। शहद और जल दोनों ही द्रव हैं। शहद का घनत्व स्याही से अधिक होने के कारण जल में शहद का विसरण अत्यंत धीमी गति से होता है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि जल और शहद दोनों ही द्रव हैं। ठीक है, लेकिन जब हम जल में शहद को घोलते हैं तो उसको घोलने में हमें समय लगता है, टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? शहद काफ़ी डेंस होता है, उसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है, तो उसको जल में मिलने में अधिक समय लगता है, यानी वो जल में विसरित होने में ज़्यादा समय लेता है। लेकिन जो इंक है वो हम एक ड्रॉप डालें फ़ौरन ही उसमें घुल जाती है, नज़र भी नहीं आएगी हमें। मतलब कलर, उसको उस इंक का कलर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें डालनी पड़ेगी इंक, रोशनाई जिसे कहते हैं इंक, तो उसके लिए उसका घनत्व है काफ़ी कम, तो वो जल में फ़ौरन ही घुल जाती है, यानी कि जल में तेज़ी से विसरित हो जाती है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, द्रवों का तापक्रम जो कि प्रभाव डालता है विसरण पर। तो यह जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो पदार्थ के अणु तीव्र गति करने लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पदार्थ के अणु चार्ज हो जाते हैं, उन पर आवेश बढ़ जाता है, इसलिए वो तीव्र गति करने लग जाते हैं। तो द्रव की बात करते हैं अगर, तो इसमें भी अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो इसके अणु तीव्र गति करते हैं, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी वजह से अणुओं का वेग बढ़ जाता है। आइए इस चित्र के जरिए इसको समझते हैं। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है द्रवों का तापक्रम, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रवों का जो तापक्रम है, देखिए उसका क्या प्रभाव होता है। द्रवों के विसरण की दर तथा किसी द्रव में ठोस पदार्थ के कणों की विसरण दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा उनका वेग बढ़ता है, अतः विसरण दर भी बढ़ जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इसका सी पार्ट है ठोस पदार्थों का विसरण, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके अणु आपस में, इनमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत मजबूत।
अब चार्ज होने के बाद ये अणु गति तो करते हैं, गति करना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर मूव करना चाहते हैं, लेकिन ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि ये उनको गति करने ही नहीं देता है। तो क्या होता है, ठोस पदार्थों में विसरण की दर बहुत ही कम होती है, और ऐसा नहीं है कि कण जो है इसमें कुछ मूव करने की कोशिश करते नहीं है। जैसा मैंने बताया कि इनमें बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए ये कोशिश तो करते हैं मूव होने की, लेकिन सिर्फ वहाँ पर कंपन कर पाते हैं, वाइब्रेट हो पाते हैं, मूव नहीं कर पाते। आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसी वजह से ठोस पदार्थों के अणुओं का जो विसरण दर है इसमें बहुत ही कम होती है, इसकी दर बहुत कम होती है। देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर रहा है, आप नोट कर लीजिए। ठोस पदार्थों का विसरण, डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ठोस पदार्थ में विसरण बहुत ही धीमी गति से होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ठोस में विसरण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अब ठोस पदार्थों में जो विसरण के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, उनको देखिए इस प्रकार से समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। पहला एग्जाम्पल है, चॉक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने के पश्चात यदि कई दिनों बाद मिटाते हैं तो साफ करने में समय लगता है, क्योंकि चॉक के कण बोर्ड की सतह पर विसरित हो जाते हैं। आपने इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि अगर बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं जिस पर चॉक से हम लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चॉक से अगर हमने कुछ लिख दिया है और 3-4 दिन के बाद उसको मिटाते हैं, तो आप उसको एक बार मिटाएंगे, नहीं मिटेगा, थोड़ा सा मिट जाएगा, लेकिन उसका निशान बाकी रहेगा। तो उसको काफ़ी ज़ोर लगा के मिटाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न यहाँ पर बताया गया कि ऐसा इसलिए होता है कि जो चॉक के कण हैं वो बोर्ड की सतह पर विसरित हो जाते हैं, यानी बोर्ड पर जो अंतरा आणविक स्थान है उसमें चॉक के कण अपना स्थान बना लेते हैं और उसमें समावेशित हो जाते हैं, इसलिए उस बोर्ड को साफ करने में अधिक समय लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दो भिन्न धातु की प्लेट को परस्पर बांधकर 2-3 वर्ष तक रख दें तो एक धातु के कण दूसरे धातु में विसरित हो जाए। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये भी होता है, धातुओं में एक धातु से दूसरे धातु में भी कण विसरित हो जाते हैं। समय लगता है इस प्रक्रिया में, लेकिन ये भी प्रक्रिया होती है। मतलब इसको ज़रा अच्छी प्रकार से नोटिस किया जाता है, ऐसे ही कुछ समय के लिए रख दिया तो हमको इसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि विसरण निर्भर किस पर करता है, वो कौन से कारण हैं जिन पर विसरण निर्भर करता है। तो आपने जितनी अब तक वीडियो देखी है इसका आंसर आप बिल्कुल भली प्रकार से समझ चुके हैं, क्योंकि यही अब तक आपको एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो में कि विसरण निर्भर किस पर करता है। तो विसरण निर्भर करता है पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्थाओं पर, इन पर जो तापक्रम होता है इनका उस पर, और इनकी डेंसिटी यानी घनत्व पर। इन्हीं तीनों चीज़ों पर विसरण निर्भर करता है। देखिए स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर इमेज लगाई हुई है, आप ये नोट कर लीजिए कि विसरण किस पर निर्भर करता है। विसरण पदार्थ की भौतिक अवस्था, तापक्रम तथा घनत्व पर निर्भर करता है। इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एक हेडिंग आपके सामने बोर्ड पर ये लिखी है मैंने, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसा क्यों होता है, आकर्षण बल के कारण होता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो, जैसे मैंने बताया था, कुछ चीज़ें जो कारक जिस पर निर्भर करती हैं ये अट्रैक्शन, तो वो डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति और उसकी भौतिक अवस्था पर। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं वो डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैटर, और पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी वो ठोस है, द्रव है या गैस है। उसी प्रकार से उनके बीच में अणुओं में आकर्षण बल होता है। अब देखिए एक चित्र यहाँ पर बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ठोस, द्रव तथा गैस में कणों के मध्य आकर्षण बल का क्रम।
तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले ठोस पदार्थ है जिसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, फिर द्रव है उसके बाद जिसमें आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, और तीसरे नंबर पर गैस है जिसमें आकर्षण बल, जिसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, और एरो से इसको प्रदर्शित किया गया कि घटता हुआ आकर्षण बल। ठीक है, यानी ठोस से गैस की तरफ आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, और सबसे कम गैस में। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो इसमें चित्र के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी उनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए, वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगी। वो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, यानी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और उनकी प्रॉपर्टीज़, यानी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो इस पर ये नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी ही। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें।